तो 12 दिसंबर को आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हो चुकी है और अब वक्त है पहली पाली के सबसे जरूरी सवालों को समझने का, उनके पैटर्न को डिकोड करने का। चलिए फटाफट इस पेपर का पूरा एनालिसिस करते हैं। आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स से क्या क्या आया, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों को एक एक करके सॉल्व करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि इस पेपर से हमें आगे की तैयारी के लिए क्या सीखना है। तो चलिए बिना कोई देर किए सीधे शुरू करते हैं सुबह की पाली के सवालों से। शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से और पहला ही सवाल आया था खेल की दुनिया से। सवाल था आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। अब ये सुनने में तो काफी सीधा सवाल लगता है ना? लेकिन इसके साथ जो जानकारी जुड़ी है वो आगे की परीक्षाओं के लिए बहुत काम की हो सकती है। तो देखिए, फुल फॉर्म तो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और अभी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। ये सारी डिटेल्स मतलब घूम फिर के किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेते हैं। खेल से ही जुड़ा एक और सवाल, और ये ग्रैंड स्लैम पर था। ये तो एक तरह से पक्का सवाल होता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ग्रैंड स्लैम के विजेताओं के नाम तो याद रखने ही पड़ते हैं। और ये टेबल देखिए, कितना बढ़िया रिवीजन टूल है। सवाल था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, और जैसा हम देख सकते हैं वो जीता जेनिक सिनर ने। इस तरह की टेबल से एक नजर में सब कुछ रिवाइज हो जाता है। अच्छा, अब खेल से हटकर जरा सरकारी योजनाओं की बात करते हैं। हाल ही के केंद्रीय बजट से एक सवाल आया था। योजना का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। नाम से ही इसका मकसद साफ हो रहा है ना, कि जो भी एजुकेशनल किताबें हैं उन्हें भारतीय भाषाओं में डिजिटल फॉर्म में लाया जाए। अपनी मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए, एक और सवाल सरकारी पहल से फिट इंडिया कार्निवल। इससे पता चलता है कि सरकार के जो बड़े अभियान हैं जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, उन पे नजर रखना कितना जरूरी है। और इसका सीधा सा जवाब है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। उद्घाटन इन्होंने ही किया था। तो करंट अफेयर्स तो हो गया, अब आते हैं साइंस पर और शुरुआत करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सवाल अक्सर आते हैं जो दिखाते हैं कि सिर्फ थ्योरी नहीं, फॉर्मूले पर पकड़ कितनी मजबूत है। चलिए देखते हैं कैसा सवाल था। तो सवाल ये था, अगर हीट 64 जूल है, रेजिस्टेंस 4 ओम है और टाइम 1 सेकेंड, तो वोल्टेज कितना होगा? इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो है H = v² × T / R। अब हमें V निकालना है, तो फॉर्मूले को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। v² हो जाएगा H × R / T। बस अब वैल्यूज डाल दीजिए। 64 × 4/1, ये बना 256। तो v² हुआ 256, मतलब V हो गया 16 वोल्ट। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलने से कितना आसान हो जाता है। फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल, इस बार काइनेटिक एनर्जी पर। और इस सवाल में एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ट्विस्ट है। यहाँ सबसे जरूरी काम था वेलोसिटी को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना। 60 किलोमीटर पर आवर मतलब 50/3 मीटर पर सेकंड। बस एक बार ये हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है, ½ mv²। वैल्यूज रखिए और जवाब आ जाएगा लगभग 2.08 × 10⁵ जूल्स। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए फिजिक्स के बाद अब केमिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं वहां से कैसे सवाल पूछे गए। पहला सवाल बहुत ही फंडामेंटल था। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का मॉलिक्यूलर मास क्या है? यह बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का सवाल है और इसका जवाब निकालना तो बहुत ही आसान है। बस मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो कि 24 U है और ऑक्सीजन का जो 16 U है, दोनों को जोड़ देना है। तो 24 और 16 मिलकर हो गए 40 ग्राम पर मोल। हो गया। कितना सिंपल था, है ना? एक और सवाल आया था परिभाषा पर। मेटलर्जी यानी धातु कर्म किसे कहते हैं? तो ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अयस्क मतलब ओर से शुद्ध धातु को निकालते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ये एक बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री के बाद अब बारी है बायोलॉजी की। चलिए देखते हैं जीवन विज्ञान में क्या क्या पूछा गया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था पौधों के बारे में। पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पौधा यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी है, और ऑप्शंस थे पपीता, सरसों, मटर और सूरजमुखी। और सही जवाब है पपीता। देखिए, एक लिंगी का मतलब होता है जिसमें नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं।
पपीते में ऐसा ही होता है। जबकि बाकी जो ऑप्शन थे, सरसों, मटर, सूरजमुखी, ये सब द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल हैं, मतलब एक ही फूल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं। अगला सवाल प्लांट टिश्यूज पर था कि कौन सा स्थायी ऊतक पौधे को हार्ड और स्ट्रॉन्ग, मतलब कठोर और मजबूत बनाता है। इसका जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। और ये टेबल तो बहुत ही काम की है। इससे ना सिर्फ हमें सही जवाब पता चल रहा है, बल्कि बाकी टिश्यूज का भी रिवीजन हो रहा है। जैसे पैरेन्काइमा स्टोरेज के लिए है और कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। बहुत बढ़िया। तो हमने सारे सेक्शंस के सवाल देख लिए। अब सबसे जरूरी बात, इस पूरे एनालिसिस से हमें आगे की तैयारी के लिए क्या सीखना चाहिए, क्या टेक अवे है? ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। देखिए, फिजिक्स में फॉर्मूलों और यूनिट बदलने पर खास ध्यान देना है। केमिस्ट्री में बेसिक्स जैसे मॉलिक्यूलर मास और मेटलर्जी, इनको पक्का कर लेना है। बायोलॉजी में प्लांट टिश्यू और ह्यूमन बॉडी से जुड़े टॉपिक्स पर फोकस करना है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स और सरकारी योजनाओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आज के पेपर के पैटर्न को देखने के बाद ये सोचिए कि अपनी तैयारी की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सा टॉपिक रखने वाले हैं। आज जो हमने समझा है उसका इस्तेमाल अपनी स्ट्रैटेजी को और भी धारदार बनाने में जरूर करें। तो आज हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ सवालों का एक बड़ा दिलचस्प संग्रह है। ये असल में रेलवे ग्रुप डी के 12 दिसंबर 2025 की पहली शिफ्ट के विश्लेषण से हैं। और पहली नजर में ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट लग सकती है, लेकिन जब हमने इसे देखा तो लगा कि यह एक नक्शे जैसा है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो दिखाता है कि आज की दुनिया में खेल, राजनीति, विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के तार कहां-कहां और कैसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक परीक्षा का पर्चा नहीं है, ये एक तरह से इस बात का स्नैपशॉट है कि सामान्य ज्ञान का मतलब अब सिर्फ तथ्य रटना नहीं रह गया है। सही। इसका मतलब है पैटर्न को पहचानना। तो आज का हमारा मकसद इन अलग-अलग सवालों के पीछे की बड़ी तस्वीर को समझना है और ये देखना है कि कैसे क्रिकेट की दुनिया में सत्ता का समीकरण, टेनिस कोर्ट पर एक नई रणनीति और चिप्स के पैकेट के अंदर की हवा, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी सत्ता और प्रभाव के खेल से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आईसीसी से जुड़ा था। पूरा नाम तो हम जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जी। लेकिन जो बात मुझे दिलचस्प लगी वो ये है कि दिसंबर 2024 से इसके अध्यक्ष भारत के जय शाह हैं। तो क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति है या इसके कुछ बड़े मायने हैं? नहीं, ये बहुत बड़ा संकेत है। इसे बीसीसीआई के साथ जोड़कर देखिए। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जी, बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। तो जब उसी देश का एक प्रशासक, जो पहले से ही बीसीसीआई में एक शक्तिशाली पद पर है, आईसीसी का भी प्रमुख बन जाता है तो मतलब पूरा पावर सेंटर ही शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। ये वैश्विक क्रिकेट में सत्ता के केंद्र का भारत की ओर खिसकना दिखाता है। ये सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये प्रसारण अधिकार, टूर्नामेंट की मेजबानी और खेल के नियमों तक को प्रभावित करने की क्षमता के बारे में है। यानी ये मैदान के बाहर का एक पावर प्ले है। सही कहा। और मैदान पर भी पावर प्ले बदल रहे हैं। टेनिस से जुड़ा एक सवाल था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता जेनिक सिनर के बारे में। और जब हमने 2025 के दूसरे ग्रैंड स्लैम के नतीजों पर नजर डाली तो सिनर, कार्लोस अल्कराज, आरियाना सबालेंका, कुछ ही नाम बार बार सामने आ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि टेनिस में एक नए युग की शुरुआत हो गई है? ये सिर्फ एक नए युग की शुरुआत नहीं है, ये खेल के तरीके में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है। अच्छा। देखिए, पिछले दशक में हमने बेसलाइन पर टिक कर खेलने वालों का दबदबा देखा, लेकिन सिनर और अल्कराज जैसे खिलाड़ी जो कर रहे हैं वो अलग है। वे एक आक्रामक ऑल कोर्ट गेम खेलते हैं, मतलब पावर और चतुराई का मिश्रण। बिल्कुल। वे बेसलाइन पर भी मजबूत हैं, नेट पर आकर भी पॉइंट जीतते हैं और ड्रॉप शॉट का भी बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा स्टाइल है जो हर तरह की सतह पर कारगर साबित हो रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का हार्ड कोर्ट हो, फ्रेंच ओपन की लाल मिट्टी हो या विंबलडन की घास। मतलब ये खिलाड़ी सिर्फ पुराने चैंपियंस की लगन नहीं ले रहे, बल्कि खेल को एक नए अंदाज में खेल रहे हैं। एकदम सही। और यही बात इसे एक नया युग बनाती है। फ्रेंच ओपन को ही देखिए, अल्कराज विजेता थे और सिन्ना उपविजेता। हाँ। यानी लाल मिट्टी जो सबसे धीमी मानी जाती है, उस पर भी ये तेज खेलने वाले खिलाड़ी हावी हैं। और महिला वर्ग में भी
आर्याना सबालेंका और कोको गॉफ का बार बार फाइनल में पहुंचना यही दिखाता है। तो ये एक पीढ़ीगत बदलाव है। जी, जो सिर्फ चेहरों का नहीं बल्कि खेल की तकनीक और रणनीति का भी है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये वैश्विक खेल निकाय और खिलाड़ी दुनिया भर में प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन सरकारें भी तो अपने नागरिकों के जीवन पर सीधे तौर पर असर डालने की कोशिश करती हैं। जरूर। स्रोतों में दिल्ली में हुए पहले फिट इंडिया कार्निवल 2025 का जिक्र था, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। ये एक स्थानीय कार्यक्रम जैसा लगता है। बहुत बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। ये कार्निवल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का एक, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक रूप है। अच्छा। इसका लक्ष्य सिर्फ खेल करवाना नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस को एक जन आंदोलन बनाना है, रोजमर्रा की आदत। और इसे आकर्षक बनाने के लिए वे आयुष्मान खुराना जैसे अभिनेताओं को फिट इंडिया आइकॉन के तौर पे जोड़ते हैं, ताकि युवाओं के बीच इसका संदेश जाए। बिल्कुल। ये स्वास्थ्य को लेकर लोगों की सोच बदलने की एक कोशिश है। और मुझे यहाँ एक दिलचस्प कनेक्शन नजर आया। यही मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया कतर के दोहा में हुए सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे। तो एक तरफ दिल्ली में फिटनेस कार्निवल और दूसरी तरफ दोहा में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन। इन दोनों में क्या कोई संबंध है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से आप कह सकते हैं असली डिप्लोमेसी समझ में आती है। ये असल में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बहुत चतुर उदाहरण है। वो कैसे? जब भारत के स्वास्थ्य मंत्री एक वैश्विक मंच पर सामाजिक विकास की बात करने जाते हैं, तो वे सिर्फ खोखले वादे या सैद्धांतिक बातें नहीं करते। वो फिट इंडिया जैसे बड़े पैमाने पर चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन का उदाहरण दे सकते हैं। अच्छा, मतलब वो दिखा सकते हैं कि हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वे कह सकते हैं, देखिए, हम अपने देश में करोड़ों लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये घरेलू नीति को अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट पावर के एक साधन में बदल देता है। ये दिखाता है कि भारत सामाजिक विकास को लेकर गंभीर है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जी, एक स्वस्थ राष्ट्र ही वैश्विक विकास में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकता है। वाह, ये तो वाकई एक गहरा कनेक्शन है। अच्छा, इन बड़ी बड़ी रणनीतियों और वैश्विक योजनाओं से हटकर इन परीक्षा के सवालों ने हमें हमारे घरों, हमारी रसोई तक में छिपे विज्ञान की ओर भी खींचा। हाँ। एक सवाल था जो मैं हमेशा से पूछना चाहता था, चिप्स के पैकेट में इतनी हवा क्यों होती है? मुझे तो हमेशा लगता था कि ये हमें कम चिप्स देने की एक चाल है। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि ये नाइट्रोजन गैस है और इसका एक खास कारण है। क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। वो हवा असल में नाइट्रोजन गैस है और ये चिप्स को बचाने के लिए है, धोखा देने के लिए नहीं। बचाने के लिए? जी, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। मतलब ये बहुत आलसी है और दूसरी चीजों से आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करती। पैकेट में इसे भरने से दो काम होते हैं। पहला, ये पैकेट से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। ऑक्सीजन ही असली दुश्मन है। अच्छा। ये चिप्स में मौजूद तेल और वसा के साथ मिलकर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसे हम रिंसिडिटी या बासीपन कहते हैं। इसी से वो खराब स्वाद और गंध आती है। और दूसरा काम? दूसरा, ये एक कुशन की तरह काम करती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान चिप्स टूटते नहीं है। अरे वाह, तो अगली बार जब मैं पैकेट खोलूंगा तो याद रखूंगा कि वो हवा एक अदृश्य बॉडीगार्ड का काम कर रही है। बिल्कुल। तो ये केमिस्ट्री मेरे स्नैक्स को बचा रही है। उस केमिस्ट्री का क्या जो हमारी दुनिया बनाती है? एक सवाल था मेटलर्जी के बारे में। धातु कर्म। हाँ, धातु को उसके अयस्क से निकालने की प्रक्रिया। ये सीधा साधा लगता है, लेकिन स्रोत में एक और शब्द का जिक्र था, स्मेल्टिंग। प्रगलन। हाँ, प्रगलन। इन दोनों में क्या फर्क है? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, मेटलर्जी यानी धातु कर्म एक बहुत व्यापक शब्द है। ये एक छाते की तरह है जिसके नीचे अयस्क की खुदाई से लेकर उसे साफ करने और अंतिम धातु बनाने तक की सारी प्रक्रियाएं आती हैं। ठीक है। स्मेल्टिंग यानी प्रगलन मेटलर्जी का ही एक बहुत महत्वपूर्ण और विशिष्ट हिस्सा है। स्मेल्टिंग वो प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को बहुत ज्यादा तापमान पर उसके गलनांक बिंदु से भी ऊपर गर्म किया जाता है, ताकि धातु पिघलकर अशुद्धियों से अलग हो जाए। अच्छा, तो लोहा जैसी धातुएं इसी प्रक्रिया से निकाली जाती हैं? जी बिल्कुल। तो आप कह सकती हैं कि हर स्मेल्टिंग मेटलर्जी है, लेकिन हर मेटलर्जी स्मेल्टिंग नहीं है। समझ गया। ये जानना वाकई उपयोगी है। अब भौतिकी की ओर चलते हैं। एक सवाल था जो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन थोड़ा उल्टा भी लगता है।
ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है, ठोस, द्रव या गैस? जवाब है ठोस, जो मुझे हमेशा से थोड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता था कि हवा जैसी हल्की चीज में ध्वनि को चलना आसान होगा। ये एक आम गलतफहमी है, क्योंकि हम ध्वनि को हवा से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का सिद्धांत बहुत सीधा है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंग? मतलब इसे आगे बढ़ने के लिए कणों की जरूरत होती है। ये एक कण से दूसरे, दूसरे से तीसरे में अपना कंपन ट्रांसफर करती है। अब सोचिए, ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, जैसे एक भीड़ में लोग। अच्छा। अगर आप एक तरफ धक्का देंगे तो वो तुरंत दूसरी तरफ महसूस होगा। जबकि हवा में कण दूर दूर होते हैं? बिल्कुल, हवा में कण दूर दूर बिखरे होते हैं। एक कण को दूसरे तक कंपन पहुंचाने में ज्यादा समय लगता है। द्रव में कण थोड़े पास होते हैं तो गति बीच की होती है। इसीलिए ट्रेन की पटरी पर कान लगाकर दूर से आती ट्रेन की आवाज सुनी जा सकती है? एकदम सही, जबकि हवा में वो आवाज बहुत बाद में सुनाई देती है। और इसीलिए वैक्यूम यानी निर्वात में, जहाँ कोई कण नहीं होते, ध्वनि बिल्कुल भी यात्रा नहीं कर सकती। ये कणों के जुड़ाव का सिद्धांत फैसिनेटिंग है। ये मुझे भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर ले जाता है, जहाँ जुड़ाव और भी ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल था जी, गर्भावस्था के दौरान माँ के कुपोषित होने का बच्चे पर मुख्य प्रभाव क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर हमारे समाज के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसका सबसे सीधा और विनाशकारी प्रभाव होता है जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना। लो बर्थ वेट? जी, लो बर्थ वेट। कुपोषण का मतलब सिर्फ कम खाना नहीं है। इसका मतलब है कि भ्रूण को विकास के लिए जरूरी पोषक तत्व, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। और इससे सिर्फ वजन ही कम नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं, बच्चे का दिमागी और शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है। इसके अलावा समय से पहले जन्म और एक कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का खतरा भी बढ़ जाता है। मतलब बच्चे को जीवन के शुरुआत में ही संक्रमण का बहुत ज्यादा खतरा होता है। ये एक दुष्चक्र की शुरुआत कर सकता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये वाकई बहुत गंभीर है। इस सार्वजनिक स्वास्थ्य के मैक्रो लेवल से अब हम सेल के माइक्रो लेवल पर आते हैं। एक क्लासिक सवाल था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, हम सब ने स्कूल में रटा है, लेकिन मैंने कभी सच में नहीं सोचा कि पावर हाउस का असल में मतलब क्या है। ये ऊर्जा बनाता कैसे है? पावर हाउस सिर्फ एक उपनाम नहीं है, ये उसके काम का सबसे सटीक वर्णन है। देखिए, हम जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम उस ग्लूकोज को लेना और सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया के जरिए उसे तोड़ना है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है उसे ये एटीपी नाम की एक अणु में पैक कर देता है। एटीपी? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट? जी, एटीपी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। जैसे हम रुपए का इस्तेमाल चीजें खरीदने के लिए करते हैं, वैसे ही कोशिका हर काम के लिए एटीपी खर्च करती है। हिलने, डुलने, बढ़ने, मरम्मत करने, हर चीज के लिए। क्या ये प्रक्रिया पौधों में भी होती है? स्रोत में प्रकाश संश्लेषण का जिक्र भी था। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्लोरोप्लास्ट में अपना भोजन यानी ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उस भोजन से ऊर्जा निकालने के लिए उन्हें भी माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। अच्छा, तो मतलब पौधे और जानवर दोनों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बिल्कुल, क्योंकि हर जीवित कोशिका को काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। अगर आप इसके पैमाने के बारे में सोचे तो ये हैरान कर देने वाला है। हमारे शरीर में अभी इसी वक्त खरबों की संख्या में ये छोटे छोटे पावर हाउस काम कर रहे हैं। जब विज्ञान इस तरह नंबरों में बात करता है तो उसका पैमाना समझ में आता है। परीक्षा में भी कुछ संख्यात्मक प्रश्न थे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO का आणविक द्रव्यमान निकालना। ये रसायन विज्ञान की एक बुनियादी लेकिन जरूरी गणना है। आणविक द्रव्यमान के लिए आपको बस अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ना होता है। तो मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16। जी, तो 24 + 16 यानी 40 ग्राम मोल। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। स्रोत में एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। वो क्या है? वो है ऑक्सीजन परमाणु O और ऑक्सीजन गैस O2 के बीच का फर्क। अगर सवाल ऑक्सीजन गैस O2 का आणविक द्रव्यमान पूछता तो जवाब 16 नहीं होता। अच्छा, तब 32 होता, क्योंकि O2 में 2 परमाणु हैं। बिल्कुल, 16 को 2 से गुणा करना पड़ता, यानी 32 ग्राम मोल।
ये छोटा सा अंतर बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। एक और संख्यात्मक सूत्र पर सवाल था गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का। सूत्र है KE = ½ mv²। हम सबने ये पढ़ा है, लेकिन इसका हमारी असल दुनिया से क्या लेना देना है? इस सूत्र का हमारी सुरक्षा से बहुत गहरा लेना देना है। ये बताता है कि किसी चलती हुई चीज की ऊर्जा उसके द्रव्यमान m के साथ साथ उसकी गति v पर भी निर्भर करती है। लेकिन ऊर्जा गति के वर्ग के साथ बढ़ती है। एकदम सही। मतलब अगर आप अपनी गाड़ी की गति को दोगुना करते हैं, मान लीजिए 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपकी गाड़ी की गतिज ऊर्जा दोगुनी नहीं बल्कि 4 गुना हो जाती है। 4 गुना? जी, 2 का वर्ग। अगर आप गति 3 गुना करते हैं तो ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। ये तो डरावना है। इसका मतलब है कि थोड़ी सी ज्यादा स्पीड भी टक्कर के समय विनाशकारी हो सकती है। इसीलिए आधुनिक कारों में क्रम्पल जोन बनाए जाते हैं। वे इसी तेजी से बढ़ती हुई ऊर्जा को सोखने के लिए डिजाइन किए गए हैं ताकि अंदर बैठे लोगों को नुकसान ना हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विज्ञान का सीधा इंजीनियरिंग में इस्तेमाल है। ये सूत्र सिर्फ एक अकादमिक समीकरण नहीं है, ये सड़क सुरक्षा का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। तो आज हमने कहां से कहां तक की यात्रा की? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की राजनीति से लेकर टेनिस कोर्ट की बदलती रणनीतियों तक, एक सरकारी स्वास्थ्य अभियान से लेकर दोहा के वैश्विक मंच तक, और फिर चिप्स के पैकेट से लेकर हमारे शरीर की कोशिकाओं के पावर हाउस तक। और ये सब सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न पत्र से निकला। और यही दिखाता है कि अच्छी तरह से सूचित होने का मतलब अब इन बेतरतीब से दिखने वाले बिंदुओं को जोड़ना है। ये सिर्फ तथ्यों को जानना नहीं है, बल्कि एक टेनिस खिलाड़ी की जीत के पीछे की रणनीति को समझना, एक सरकारी योजना के पीछे के कूटनीतिक लक्ष्य को पहचानना और एक साधारण वैज्ञानिक तथ्य के व्यावहारिक असर को महसूस करना है। तो ये सवाल सिर्फ सामान्य ज्ञान की परीक्षा नहीं थे। नहीं, ये समझने की खिड़कियां थीं कि हमारी दुनिया कैसे काम करती है। इन स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र था, पौधों के स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यूज, जैसे कि स्केलेरेनकाइमा। अच्छा। इसकी कोशिकाएं बहुत मोटी और कड़ी होती हैं और ये पौधे को कठोरता और यांत्रिक मजबूती देती हैं, उसे सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं। ये मुझे एक विचार की ओर ले जाता है। इस दुनिया में जहाँ सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, हमारे अपने ज्ञान के स्थायी ऊतक क्या हैं? वे कौन सी बुनियादी अवधारणाएं हैं, चाहे वो विज्ञान की हों, इतिहास की या अर्थशास्त्र के, जो हमारी समझ को ताकत और संरचना देती हैं, ताकि कोई भी नई जानकारी या घटना हमारे सामने आए तो हम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रह सकें।